नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज का वीडियो ज्योतिष के प्रेमियों के लिए बहुत खास होने वाला है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये वीडियो वाकई में आपके लिए लाभदायक है। आज मैं बात करने वाला हूं राहु और केतु के बारे में। कल 18 अक्टूबर का दिन और केतु सुबह 8:14 पर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। यानी केतु राहु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। राहु और केतु के इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है या होगा, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा राहु और केतु के चरित्र पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी राहु और केतु की जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि आप लोगों का, खासकर ज्योतिष प्रेमियों का, इस वीडियो पर एक फोकस बना रहे, इस वीडियो पर आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो जिसने केतु चला लिया उसने सारे ग्रह चला दिए। यह है वो इंटरेस्ट की बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसने केतु चला दिया और उसने सारे ग्रहों को चला दिया। यानी केतु से आप अपने सभी ग्रहों को काबू में कर सकते हैं। यह आज के विषय का, आज के वीडियो का विषय रहेगा। राशिफल, नक्षत्र फल, तो इन पर तो हम हमेशा ही बात करते हैं। वीडियो आज थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए समय निकाल के वीडियो को देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम सीधा मुद्दे पर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी भूमिका बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी आपका इंटरेस्ट जो है वो पैदा होगा। तो बिना कोई समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे निजी परामर्श लेने के लिए स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं परामर्श के लिए, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केतु स्वाति नक्षत्र में जाने वाले, राहु के नक्षत्र में जाने वाले। राहु और केतु के गोचर को समझना है तो राहु और केतु के चरित्र को समझना पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में केतु को मोक्ष प्रदायक कहा गया है। क्यों कहा गया है? मोक्ष प्रदायक ही क्यों कहा गया है? और भी इसके अलावा केतु के कई चारित्रिक विशेषताओं को समझना होगा। इतना तो आप सबको मालूम है कि राहु धड़ हैं और केतु, माफ कीजिए, राहु सर हैं और केतु धड़ हैं। यानी ये जो निचला हिस्सा है गर्दन से, इसे धड़ कहा जाता है, ये केतु है। धड़ से नीचे का हिस्सा केतु है और गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु है। हमारे इस सर पर राहु का आधिपत्य है और हमारे धड़ पर केतु का आधिपत्य है, और इन दोनों को मिलाने वाली ये जो गर्दन है, इस पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है। बृहस्पति यानी हवा, सांस, गर्दन जो हमें सांस लेने में सहायक है।
सांस आएगा जाएगा, सांस चलता रहेगा तो राहु और केतु अलाइंड रहेंगे। जिस दिन ये सांस रुक गया, राहु भी उड़ जाएगा और केतु भी खत्म। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और जिसने केतु को चला लिया उसने सभी ग्रहों को चला लिया। केतु को चलाना किसे कहते हैं? ग्रह को चलाना किसे कहते हैं? देखिए, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को मनाने का नियम, ग्रहों की पूजा अर्चना के नियम बतलाए गए हैं, ग्रहों की स्तुति की गई है और करनी भी चाहिए। अगर कोई आपसे नाराज है, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, यहां तक कि आपकी अपनी स्वयं की पत्नी या बच्चे नाराज हैं, तो जब तक आप उन्हें मनाएंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं। तो प्रेम से, प्यार से किसी को मनाना, यह भी ग्रहों को अनुकूल करने के काम में आता है। इसीलिए ग्रहों की स्तुति, ग्रहों की वंदना की बात की गई। और एक दूसरा तरीका है ग्रहों को मनाने का या किसी को भी मनाने का। अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं तो आप उसके अनुसार कार्य करने लग जाएं, जो उसे पसंद है वो करने लग जाएं। जो ग्रह आपसे करवाना चाहता है वो आप स्वयं कर दीजिए, तो ग्रह अपने आप आपसे खुश हो जाएगा। इसे कहते हैं ग्रह को चलाना, कि ग्रह के अनुसार कार्य करना। अब ग्रह के अनुसार कैसे कार्य किया जाता है, तभी आप ग्रह के अनुसार कार्य कर सकते हैं। वंदना और स्तुति तो देखिए, उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। आप किसी ग्रह की वंदना करना चाहते हैं, स्तुति गान करना चाहते हैं, आप स्वयं नहीं कर सकते। उसके लिए आपको, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े विद्वत जनों को बुलाना पड़ेगा, पंडितों को बुलाना पड़ेगा, तब जाकर के आप ग्रहों का स्तुति गान कर सकते हैं, ग्रहों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं से कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्वयं ही आप ग्रह को मना लें किसी प्रकार से, ऐसी कोई युक्ति होनी चाहिए जिससे ग्रह को स्वयं मनाया जाए, तो वो युक्ति है ग्रहों के अनुरूप कार्य करने की, ग्रहों को चलाने की। तो केतु को कैसे चलाते हैं? अब आपको इतना मालूम पड़ गया, जो केतु है ये हमारे धड़ का हिस्सा है, और खास करके केतु का अधिकार हमारे पैरों पर है। हमारी ये जो दोनों टांगे हैं, जो दोनों पैर हैं, जो दोनों पांव हैं, ये केतु के हैं। केतु छलावा भी है, केतु धोखा भी है, केतु भ्रम भी है, केतु मायाजाल भी है, केतु मोक्ष भी है। केतु शुभ हो तो मोक्ष दिलवाते हैं, और केतु यदि अशुभ हो, खास करके राहु और केतु अगर अशुभ हो, तो ये फिर आपको आजीवन भ्रम में डाले रखते हैं। और इसके बारे में एक बहुत ही खास, बहुत ही अच्छी बात कही गई है। अब बात चली है तो फिर बात तो बहुत दूर तक जाएगी। इसके बारे में ब्रह्म पुराण के प्रथम श्लोक में यह कहा गया है कि ये संपूर्ण, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम निकाल के देखिएगा। ज्योतिष प्रेमियों के लिए तो आज का यह विषय बहुत खास होने वाला है। तो ब्रह्म पुराण के प्रथम श्लोक, जहां से ब्रह्म पुराण शुरुआत होता है, उसका जो प्रथम श्लोक है, यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितम माया जग जायते यस्मिन् तिष्ठति याति चांद समय कल्पानुकल्पे पुनः। इसका अर्थ क्या है? इसको अगर हम डिकोड करें, इसका अर्थ समझें, तो स्वयं श्री भगवान कहते हैं कि प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ ये समस्त
मायामय जगत, ध्यान दीजिएगा, यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता है और अंतकाल जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से, अब देखिए दो वर्ड आए हैं, दो शब्द आए हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला शब्द आया मायामय जगत और दूसरा शब्द आया दृश्य प्रपंच से, यानी विजुअल इल्यूजन। सर्वथा पृथक हैं जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। ये संक्षिप्त ब्रह्म पुराण का प्रथम श्लोक है, राइट। अब यहां पे देखिए, ये ब्रह्म पुराण आज से हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो संपूर्ण जगत है, दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, मायामय जगत, विजुअलाइज्ड इल्यूजन, दृश्य प्रपंच, दृश्यम प्रपंच। और इनसे सर्वथा पृथक कौन है? स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ। तो अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ है, अब ये जो इल्यूजन और नॉन इल्यूजन वर्ल्ड के जो दो पहरेदार हैं वो है राहु और केतु। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बहुत मनन और चिंतन के बाद ये चीजें समझ में आती हैं और प्रभु की कृपा से मैं आप सबके साथ ये साझा कर रहा हूं। तो इस इल्यूजन वर्ल्ड और नॉन इल्यूजन वर्ल्ड, नॉन इल्यूजन वर्ल्ड कौन सा है? जो इस जगत से परे है, जहां परम ब्रह्म परमेश्वर लीन है, वो है नॉन इल्यूजन वर्ल्ड। या शायद मैं अपनी छोटी सोच और समझ की वजह से उसके लिए कोई उचित शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए क्षमा। तो जहां परमपिता परमेश्वर हैं, उनके चरणों में लीन होने को ही मोक्ष कहा गया है। और केतु को वैदिक ज्योतिष में मोक्ष प्रदायक बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि जब केतु आपकी कुंडली में शुभ होते हैं तो आपको इस इल्यूजन से बाहर कर देते हैं, सीधा परम पद प्रभु के चरणों में आपको बिठा देते हैं, लीन कर देते हैं। और इस दुनिया और उस दुनिया के बीच के जो दो प्रहरी हैं, जो पहरेदार हैं, वो हैं राहु और केतु। और राहु और केतु शनि के दो पहरेदार हैं, क्योंकि शनि कर्म फल के दाता हैं। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है, लेकिन इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो केतु मोक्ष प्रदायक है, शुभ हो तो मोक्ष देते हैं, और अगर केतु अशुभ हो तो क्या देते हैं? धोखा और छलावा। और इसकी चर्चा स्वयं ब्रह्म पुराण में की गई है कि ये जो जगत है ये केवल एक धोखा है, एक छलावा है। तो जिनका केतु अशुभ हो वो इस धोखे और छलावे में रहते हैं। जिनका केतु शुभ हो जाए, और केतु कैसे शुभ होगा? कर्मों से। अब आती है बात केतु को चलाने की। केतु कैसे शुभ होगा? कर्मों से। और यही आज हम बात करेंगे। तो केतु को कैसे चलाया जाए, किस प्रकार से आप केतु को चला सकते हैं उस प्रभु को पाने के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए। देखिए, पूरे दिन और रात में 30 मुहूर्त होते हैं, और अगर प्रभु को पाना है, अगर परम पद की प्राप्ति करनी, प्रभु चरणों में विलीन होना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला। और ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त इसलिए भी कहा जाता है कि ये
ब्रह्मा से मिलने का, इस सृष्टि के पालनहार, इस सृष्टि के रचयिता, उनसे मिलने का सबसे शुभ मुहूर्त है। सूर्योदय से तकरीबन 1.5 घंटा पहले यह मुहूर्त व्याप्त रहता है और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 24 घंटे में टोटल 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो ये जो 48 मिनट हैं, अगर आप रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रभु के ध्यान में लीन होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। देखिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप आसन पर बैठते हैं, आप किसी ना किसी आसन पर विराजमान होते हैं। आसन क्या है? केतु। केतु आसन है। और जब आप एकांत में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एकांत क्या है? शनि। एकांत है शनि। इसके बाद जब आप ध्यान लगाते हैं एकाग्रता से, किसको एकाग्र करते हैं? आप चंद्र को एकाग्र करते हैं, मन को साधने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा मन है। आपके उस समय दोनों स्वर चलते हैं, दायां स्वर सूर्य है, बायां स्वर भी चंद्र है। तो सूर्य और चंद्रमा को आप साधते हैं ध्यान लगाकर एकाग्रता से। दायां और बायां स्वर चलते हैं, सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। मंत्रोच्चार करते हैं। बुध यानी वाणी, वाणी शुद्ध होती है मंत्रोच्चार से। और आप बारंबार जब प्रभु का, ईश्वर का स्मरण करते हैं, स्मरण कहां होता है? दिमाग। यहां ये जो राहु है, ये राहु, यहां आप स्मरण करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में राहु की नेगेटिविटी दूर होती चली जाती है। सूर्य का दायां स्वर, चंद्र का बायां स्वर जब चलता है, श्वास अंदर और बाहर जाते हैं, तो बृहस्पति एक्टिव होता है। तो आपने ध्यान साधना से कितने ही ग्रहों को ठीक किया। एक और अन्य तरीका है, जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए एक अन्य तरीका है। और वो तरीका क्या है? केतु को चलाने का। केतु को चलाने का एक अन्य तरीका है, आप सुबह उठें। अगर आप इतनी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, वैसे तो ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना ही एक अलग आनंद है। सारा दिन आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है। आप यकीन मानिए, आप करके देखिए। पहले 2-4 दिन दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और दूसरा तरीका क्या है? सुबह उठिए, कोशिश करें 5 बजे 6 बजे उठ जाएं और सैर पे जाएं। अब आप बोलेंगे सैर पे जाएं क्यों? जब आप सैर पे जाएंगे, आपके दोनों पांव चलेंगे। दोनों पांव क्या है? केतु। केतु चलेगा। तो आप केतु को चला रहे हैं, और केतु चलेगा तो क्या होगा? आप खुली हवा में, स्वच्छ हवा में सांस लेंगे। सांस यानी बृहस्पति, शुद्ध हवा, शुद्ध सांस। आपका दायां और बायां स्वर चलेगा, सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके एक्टिवेट होंगे। और आपका पसीना निकलेगा बॉडी से, यानी आप श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। शनि प्रसन्न होंगे। शनि को श्रम करना और करवाना पसंद है। तो पसीना निकलेगा, पसीने से आपकी नाड़ियां स्वच्छ होंगी। शरीर की जो स्नायु मंडल है, नाड़ियां, बॉडी डिटॉक्स होगी, खून पतला होगा, ब्लड मंगल, नाड़ियां बुध। और सुबह के स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ विचारों से राहु की नेगेटिविटी दूर होगी।
तो जिसने केतु चला लिया उसने सभी ग्रहों को धीरे धीरे ठीक कर लिया। यह प्रोसेस थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन यह प्रोसेस 1000% काम करता है। और जिसने सभी ग्रहों को चला लिया, जिसने केतु चला लिया, सभी ग्रहों को चला लिया, देखिए इससे क्या होगा, आप एक निरोगी और स्वस्थ जीवन, एक ऊर्जादायक शक्ति से युक्त होकर के एक निरोगी और स्वस्थ जीवन जिएंगे। आप मुझे बताइए, आप विश्व के धन कुबेरों से भी ज्यादा सुखी होंगे, क्योंकि धन केवल धन से सुखी नहीं हुआ जा सकता। धन के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं सुख प्राप्त करने के लिए, और वो है निरोगी काया, स्वस्थ मन, ऊर्जा, स्वस्थ विचार, ये भी सुख के साधन है। तो खैर, राहु और केतु के चरित्र को समझाने के लिए आज का ये वीडियो मुझे सबसे उपयुक्त लगा, क्योंकि आज केतु पर ही हम बात करने वाले हैं। मैं जानता हूं वीडियो लंबा हो गया, जिनको ज्योतिष में प्रेम नहीं वो तो शायद इतनी बातें सुनेंगे भी नहीं, स्किप कर देंगे, खैर उनकी मर्जी। लेकिन जो लोग आज का वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो उन्हें इस वीडियो का असली महत्व समझ में आएगा। और कमेंट करके जरूर प्लीज 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 जरूर बताइएगा आपको ये विचार कैसे लगे। और केवल इनको सुनना नहीं, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। यकीन मानिए, ज्यादा नहीं, 1 महीने के बाद आप स्वयं बताएंगे कि आपको इसका कितना लाभ हुआ। तो खैर, अब हम बात करते हैं, अपने विषय पर वापस लौटते हैं। तो आज हम केतु के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश पर बात करेंगे। अब देखिए, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, और राहु और केतु का जो असर, जो फल देने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जैसी इन पर छाया वैसी इनकी माया, तो ये जिसके साथ बैठे हो, जिसकी दृष्टि में हो, जिसकी राशि में हो, जिसके नक्षत्र में हो, उन सबका फल देते हैं, इसीलिए इनको छाया ग्रह बोला गया है। तो केतु क्योंकि स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे, तो केतु अपना फल भी देंगे, राहु का फल भी देंगे। और केतु पर शनि की दृष्टि रहेगी। 22 अप्रैल से केतु पर गुरु की दृष्टि रहेगी, क्योंकि केतु कल 18 अक्टूबर से लेके अगली 26 जून 2023 तक स्वाति नक्षत्र में रहने वाले हैं। और सभी 12 लग्न राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो केवल और केवल लगन से देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों के लिए केतु आपके 7th हाउस में है, राहु आपके 1st हाउस में है। तो सप्तम भाव में केतु दांपत्य के लिए बढ़िया नहीं है, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि की दृष्टि से आपके कार्य बनते रहेंगे, कारोबार में तरक्की, साथ ही साथ धन लाभ भी मिलता रहेगा। 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि विशेष रूप से भाग्योदय करती है, यानी भाग्य आपका साथ देगा। इसके बाद वृषभ लगन की बात करें तो रोग, ऋण और शत्रु परेशान करेंगे, दांपत्य जीवन में कड़वाहट आएगी। शनि की भाग्य भाव से दृष्टि रहेगी, जिससे भाग्य फिर भी आपके साथ रहेगा और पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति। 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि आपके मार्ग में थोड़ी सी रुकावट पैदा करती है, लेकिन धन लाभ भी मिलता रहेगा। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये गोचर, क्योंकि केतु आपके 5th भाव में और राहु आपके 11वें स्थान में, यानी अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। धन लाभ शेयर मार्केट से भी हो सकता है, और एक्टिंग कला या इसके अलावा संतान से भी धन लाभ हो सकता है, संतान सुख की प्राप्ति। शनि की दृष्टि मार्ग में बाधाएं पैदा करेगी, विघ्न पैदा करेगी, रुकावट पैदा करेगी, थोड़ा सावधान रहिए। गुरु की 22 अप्रैल से दृष्टि, घर में कोई ना कोई मांगलिक उत्सव या मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कर्क लगन वालों के लिए जमीन जायदाद से बहुत ही उत्तम समय है लाभ कमाने का, और जमीन जायदाद के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई में बहुत उत्तम रहेगा।
इसके बाद शनि की सप्तम भाव से दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सुखमय रहेगी, साथ ही साथ वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे। और गुरु की दृष्टि जो है आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन नौकरी में तरक्की दे सकती है 22 अप्रैल के बाद से। सिंह लगन वालों के लिए भाग दौड़ चलती रहेगी, आपकी मेहनत जो है वो काम आएगी। और इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। शनि की दृष्टि के फलस्वरूप नौकरी में तरक्की व प्रमोशन के चांस बनेंगे। और गुरु की दृष्टि संतान की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव, सुखद समाचार, संतान सुख की प्राप्ति करवाती है। कन्या लगन वालों के लिए उत्तम धन लाभ के अवसर, लेकिन पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा। धन के मामले में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा मत कीजिएगा, धन हानि भी हो सकती है। शनि की जो दृष्टि रहेगी पंचम भाव से, तो पंचम भाव से शनि की दृष्टि आपके शेयर मार्केट से आपको अच्छा धन लाभ करवा सकती है। और इसके अलावा संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य बन सकती है। 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ और विद्यार्थियों को पढ़ाई में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन वालों के लिए भी ये समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत पैदा करते हैं। सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टि चौथे भाव से जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। और गुरु की 22 अप्रैल से दृष्टि कोई ना कोई सरकारी कार्य आपका संपन्न होगा। इसके अलावा नौकरी में पदोन्नति के अवसर। वृश्चिक लगन वालों की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो गोचर है बढ़िया नहीं है। रोग, ऋण और शत्रु आपको परेशान करेंगे। शनि की तृतीय भाव से दृष्टि व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। और गुरु की 22 अप्रैल के बाद जो दृष्टि आएगी तो वो आपके आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, यानी अच्छा धन लाभ होगा। धनु लगन वालों के लिए अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, शेयर मार्केट से या आपको संतान पक्ष की तरफ से भी अच्छा लाभ हो सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत करती है। और 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा बढ़ाती है। मकर लगन वालों के लिए भी जमीन जायदाद से बहुत उत्तम समय है धन कमाने का। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में लाभ और सफलता। शनि की दृष्टि से मान सम्मान बढ़ेगा, हालांकि कार्यों में थोड़ी बहुत विघ्न और बाधाएं भी आ सकती हैं। 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि होने से आपके यात्राएं आदि और विदेशी व्यापार अच्छा फलेगा फूलेगा। इसके अलावा आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए भी जो ये गोचर रहेगा अत्यंत शुभ रहेगा। आपकी मेहनत सफल रहेगी, आपकी छोटी मोटी यात्राओं के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी बढ़िया रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। शनि की दृष्टि से आपके खर्चे आपको परेशान करेंगे, ओवर एक्सपेंसेस पर आपको थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। और 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि से अचानक आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी, यानी 22 अप्रैल के बाद से आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। मीन लगन वालों के लिए ये जो गोचर है अचानक धन लाभ या कोई पैतृक संपदा या कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। किसी के साथ भी अंधाधुंध व्यापार ना करें। शनि की दृष्टि आमदनी के मार्ग बढ़ाती है, यानी अच्छी आमदनी, आय के स्रोत बढ़ाती है। और गुरु की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है। तो आपके लिए भी, मीन लगन वालों के लिए भी ये गोचर अत्यंत शुभ है। और जिनको भी राहु और केतु के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हो तो आपको वीडियो का पहले 20 मिनट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में राहु और केतु के मैंने उपाय भी बता दिए हैं। आपको उन बातों पे अमल करना है, तभी राहु और केतु आपके पक्ष में होंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।